हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से आप सभी को यूपी बोर्ड 2023 परीक्षा की तैयारी करवाई जा रही है। आज हम सभी कक्षा 10 का फिजिक्स जो पहला चैप्टर है प्रकाश, उसके बारे में पढ़ेंगे। जो सिलेबस में हम लोगों के प्राकृतिक घटनाएं, वक्र पृष्ठ द्वारा प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस, फोकस दूरी, दर्पण सूत्र है, उसका निगमन नहीं है। तो इतने टॉपिक हैं जिसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। सबसे पहले चैप्टर का नाम है प्रकाश, तो उसके बारे में जान लेते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चैप्टर का नाम है प्रकाश, तो हम सभी प्रकाश के बारे में जान लेते हैं कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश एक प्रकार की, या ऐसे कह सकते हैं प्रकाश जो है ऊर्जा है, प्रकार की ऊर्जा है जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। फिर आता है प्रकाश के गुण, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रकाश जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये भी है, कह सकते हैं हम लोग। गुण में लिखेंगे प्रकाश का जो गुण है, यदि हम प्रकाश के रास्ते में कुछ रख दें तो उसकी परछाई पीछे प्रतिबिंब बन जाता है। इसका मतलब है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गति करता है। प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। दूसरा पॉइंट है कि जो दृश्य प्रकाश है, दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 4000 एंगस्ट्रॉन से 8000 एंगस्ट्रॉन होता है, या कई सारी बुकों में 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन भी लिखा होगा। तीसरा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। या फिर इसी को हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि 3 × 10⁵ लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, इतना लिख सकते हैं। मतलब 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड, मतलब एक सेकंड में ये 3 लाख किलोमीटर जा सकता है, ये भी कह सकते हैं। चौथा कि प्रकाश पारदर्शी माध्यम में गति कर सकता है। प्रकाश पारदर्शी माध्यम में गति कर सकता है तथा अपारदर्शी माध्यम में गति नहीं कर सकता। यह कुछ प्रकाश के गुण हैं। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि प्रकाश का परावर्तन के बारे में पढ़ना है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रकाश एक माध्यम से में सीधी रेखा में गति करता है। तो मान लेते हैं कि हम लोग, ये कोई पृष्ठ है जो दो माध्यमों को अलग अलग करता है। ये कोई पृष्ठ है जो दो माध्यमों को अलग करता है। यदि कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलते हुए किसी चमकदार तल से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आए, तो इस घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। जिस बिंदु पर ये गिरता है इसे बोलते हैं हम लोग आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर हम लोग लंब डाल दें
तो इसको बोलते हैं हम लोग अभिलंब। जो किरण आती है उसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण या आपतित प्रकाश। आपतित प्रकाश और टकराने के पश्चात जो वापस लौट जाती है इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तित प्रकाश। आपतित प्रकाश और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इसको हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। आपतन कोण को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, परावर्तन कोण को हम लोग आर से प्रदर्शित करते हैं। तो जो परावर्तन का नियम है, प्रकाश के परावर्तन का जो मतलब परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम में चलकर किसी चमकदार तल से टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाए तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन कहते हैं। ये होता प्रकाश के परावर्तन का नियम। जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम में चलकर किसी चमकदार तल से टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाए तो इस घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब आता है परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के दो नियम हैं। परावर्तन का नियम, तो प्रकाश के परावर्तन का दो नियम है। पहला नियम है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब कोण आई का जो मान है वो कोण आर के बराबर होगा। जो दूसरा नियम है हम लोगों का, जो दूसरा नियम है यह है कि आपतित प्रकाश परावर्तित प्रकाश तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये था दूसरा नियम। पहला नियम है परावर्तन का कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, मतलब ये वाला जो कोण है इस कोण के बराबर होगा। दूसरा है कि आपतित प्रकाश परावर्तित प्रकाश तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया जो अभिलंब होता है, ये आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। फिर इसके बाद हम सभी दर्पण के बारे में पढ़ेंगे कि दर्पण क्या होता है। दर्पण
मतलब एक समांगी और पारदर्शी माध्यम, मतलब एक समांगी और पारदर्शी कांच ले लिया जाए, उसके एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दिया जाए, एक पृष्ठ पर चमकीला पॉलिश कर दिया जाए और दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाए, तो इस प्रकार जो बनेगा निकाय उसे हम लोग दर्पण कहते हैं। मतलब एक समांगी पारदर्शी कांच के एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दी जाए, पॉलिश कर दिया जाए तथा दूसरे पृष्ठ को परावर्तक, मतलब प्रकाश को परावर्तन करने के लिए बना दिया जाए, परावर्तक बना दिया जाए, या ऐसे लिख सकते हैं कि पॉलिश कर दिया जाए तथा दूसरे पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन कराया जाए तो इस प्रकार बना निकाय दर्पण कहलाता है। मतलब एक समांगी पारदर्शी कांच ले लिया जाए और उसके एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दें और दूसरे पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन करवाएं, तो इस प्रकार जो निकाय बनेगा उसे हम लोग दर्पण कहेंगे। दर्पण दो प्रकार का होता है। दर्पण जो होता है, दर्पण के प्रकार, तो दर्पण होता है दो प्रकार का। एक होता है समतल दर्पण और दूसरा जो होता है वो होता है हम लोगों का गोलीय दर्पण। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। तो सबसे पहले हम लोग समतल दर्पण के बारे में पढ़ लेते हैं। समतल दर्पण क्या होता है? समतल दर्पण क्या होता है? मतलब किसी समतल पारदर्शी कांच के एक पृष्ठ पर पॉलिश करके दूसरे पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन करवाएं तो इस प्रकार बने निकाय या दर्पण को समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण कहते हैं। ये मतलब एक कांच ले लें, हम समतल कांच ले लें, उसके एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दें और दूसरे पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन करवाएं, तो इस प्रकार जो निकाय बनता है या दर्पण बनता है उसे हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। फिर इसके बाद आता है कि इसमें प्रतिबिंब का बनना से पहले हम लोग प्रतिबिंब का बनना, मतलब प्रतिबिंब कैसे बनता है ये पढ़ लेते हैं। तो प्रतिबिंब क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब कब निर्माण होता है, कैसे बनता है? तो प्रतिबिंब जब दो प्रकाश किरणें अपवर्तन या परावर्तन के बाद किसी बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो प्रतिबिंब बनता है। जब दो प्रकाश किरणें, दो या दो से अधिक भी हो सकती हैं, और दो प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात
पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हैं, किसी बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, प्रतिबिंब कहलाती हैं। या हमें प्रतिबिंब का आभास होता है, प्रतिबिंब कहलाती हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक आभासी होता है और एक वास्तविक होता है। तो प्रतिबिंब के प्रकार तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। एक प्रतिबिंब होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? जब दो प्रकाश किरणें किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो जो प्रतिबिंब बनता है उसे हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब जब दो प्रकाश किरणें अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हैं, वास्तव में मिलती हैं, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए दो प्रकाश किरणें, ये देख लीजिए कि जब दो प्रकाश किरणें एक दूसरे को वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हैं तो जो प्रतिबिंब बनता है ये वास्तविक बनता है। ये इस तरीके से जब दो प्रकाश किरणें किसी बिंदु पर मिलेंगी तो जो प्रतिबिंब बनेगा हम लोगों का वो वास्तविक होगा। और आभासी जो प्रतिबिंब होता है, मतलब पहले हम आभासी प्रतिबिंब के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर उसके बारे में चित्र ड्रा करते हैं, फिगर जो बनाते हैं। तो जो आभासी प्रतिबिंब होता है आभासी प्रतिबिंब, इसमें जब दो प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो प्रतिबिंब आभासी होता है। प्रतिबिंब आभासी होता है। तो जो मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो हम लोग देख लेते हैं। ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें ऐसे निकल जाएंगी, अपवर्तन के बाद ऐसे निकल जाएंगी। तो इसको जब हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये दोनों एक दूसरे को इस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होंगी। तो प्रतिबिंब जो होगा वो हम लोगों का आभासी होगा।
यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी होगा। फिर इसके बाद हम लोगों को आता है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, कितनी दूरी पर बनता है। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब का जो बनना है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब का बनना है, मान लेते हैं ये कोई समतल दर्पण है, इसके एक पृष्ठ पर कलाई की गई है, पॉलिश किया गया है, और इससे कुछ दूरी पर एक वस्तु रखा हुआ है, ये वस्तु रखा हुआ है। इससे चलने वाली प्रकाश किरणें ऐसे होके जाएंगी और यहां से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें आपतन बिंदु से ऐसे निकल जाएंगी। तो इसको जब हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे ऐसे, तो पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो हमें कटान बिंदु, मतलब दो कटान बिंदु मिलेगा। वो यहां मिलेगा दर्पण के पीछे, ये यदि ये ओ डैश है तो जो प्रतिबिंब बन रहा है ये आई डैश होगा। जितनी दूरी पर वस्तु रखा हुआ है उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु की जो ऊंचाई है वो प्रतिबिंब की ऊंचाई के बराबर होगा। और जो प्रतिबिंब का समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना है, वो प्रतिबिंब जो बनेगा, प्रतिबिंब समतल दर्पण में प्रतिबिंब, समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है, उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है, तथा जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है, प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के बराबर होता है। ऊंचाई के बराबर होता है। अब ये ओ डैश है तो ये आई डैश दोनों बराबर होंगे। उतनी ही दूरी पर बनेगा जितनी दूरी पर वस्तु रखा हुआ है, उतनी दूरी पर दर्पण के पीछे बनेगा। फिर इसके बाद हम तो गोलीय दर्पण के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। गोलीय दर्पण होता क्या है? किसी समांगी पारदर्शी खोखले गोले के कटे हुए भाग पर पॉलिश करके दूसरे पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन करवाया जाए तो इस प्रकार बने दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। किसी समांगी पारदर्शी खोखले गोले के कटे हुए एक भाग पर पॉलिश करके दूसरे पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन करवाया जाए तो इस प्रकार बने दर्पण को हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। जो दर्पण बनता है, ये मान लेते हैं ये कोई खोखला गोला है, पारदर्शी माध्यम है,
और इसको हम लोग ऐसे काट देते हैं, मतलब ऐसे काट देते हैं, तो इस प्रकार जो निकाय बनेगा ये काट दिया गया है। और इसके एक पृष्ठ पर पालिश कर दें हम लोग, ऐसे पालिश कर दें, और दूसरे पृष्ठ से प्रकाश का हम लोग परावर्तन करवाएं, दूसरे पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन करवाएं, तो इस प्रकार बने निकाय को हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। हम लोग ऐसे भी काट सकते हैं, इस तरीके से ये इस पर पालिश कर दिया जाए, तो इस प्रकार जो निकाय बनेगा उसे हम लोग गोलीय दर्पण कहेंगे। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? ये कोई कटा हुआ भाग है, और जब हम खोखले गोले के कटे हुए भाग, उभरे हुए भाग पर, जब हम किसी खोखले गोले के कटे हुए उभरे वाले भाग पर पालिश करके दबी हुई सतह से प्रकाश का हम लोग परावर्तन करवाएं, प्रकाश का परावर्तन करवाएं, तो इस प्रकार जो दर्पण बनता है इसे हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। चिम्मच में वो जो स्टील वाली चिम्मच होती है उसका दबा हुआ जो सतह होता है उससे यदि प्रकाश का परावर्तन करवाया जाए तो वो अवतल दर्पण के बाद व्यवहार करता है। और जो स्टील वाली चिम्मच जो होती है उसका उभरा वाला पृष्ठ इस तरीके से होता है, और उसके दबे वाले सतह से हम पालिश कर दें इस तरीके से, और उभरे वाले प्रकाश का परावर्तन करवाएं, इस तरीके से प्रकाश का परावर्तन करवाएं, तो इस प्रकार जो दर्पण होता है, जब दबी हुई सतह से पालिश करते हैं, उभरे हुए से प्रकाश का परावर्तन करवाते हैं, तो इस प्रकार जो दर्पण होता है उसे हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। ये दो दर्पण होते हैं। अवतल दर्पण की जो परिभाषा होती है कि कटे हुए उभरे वाले भाग पर पालिश करके दबी वाली सतह से हम लोग प्रकाश का परावर्तन करवाते हैं, तो इस प्रकार बने दर्पण को हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। और जो दबी हुई सतह पर हम लोग पालिश कर दें और उभरे वाली सतह से प्रकाश का परावर्तन करवाएं, तो इस प्रकार बने दर्पण को हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। अब आता है कि मतलब गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं जो इम्पोर्टेंट होती हैं। गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं क्या क्या है गोलीय दर्पण में। तो ये कोई गोलीय दर्पण है, ये इसका मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु को हम लोग ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण जो होता है उसके मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। और जिस खोखले गोले को काट कर ये दर्पण बनाया जाता है उसी के केंद्र को हम लोग बोलते हैं वक्रता केंद्र, इसको सी से लिखते हैं। और वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है, काल्पनिक रेखा जो होती है, इसे हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र इसको हम लोग ध्रुव कहते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली जो प्रकाश किरण होती है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण जो होती है
परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है उसे हम लोग बोलते हैं फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं। ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। इतनी दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं, कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों का जो आता है ध्रुव किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं। तो ध्रुव गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। फिर उसके बाद आता है वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। वक्रता केंद्र गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे हम लोग C से प्रदर्शित करते हैं, इसे C से प्रदर्शित करते हैं। फिर उसके बाद आता है कि वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। तो वक्रता त्रिज्या हम लोग वक्रता त्रिज्या को R से लिखते हैं हम लोग, इसको C से लिखते हैं हम लोग, इसको P से लिखते हैं। तो वक्रता त्रिज्या क्या होता है कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसी की त्रिज्या को गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। अब इसके बाद आता है कि मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। तो मुख्य अक्ष के बारे में हम लोग देख लेते हैं। मुख्य अक्ष होता क्या है। मुख्य अक्ष, तो मुख्य अक्ष क्या होता है। ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली काल्पनिक रेखा को ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली काल्पनिक रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। फिर उसके बाद आता है मुख्य फोकस जिसे हम लोग कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं।
तो मुख्य फोकस क्या होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है, जिस बिंदु से होकर जाती है, दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। फिर उसके बाद आता है फोकस दूरी किसे कहते हैं, जिसे हम लोग स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। फोकस दूरी, इसको हम लोग स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ये सारी परिभाषाएं हो गई। ध्रुव किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। फिर आता है वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे C से प्रदर्शित करते हैं। फिर उसके बाद आता है वक्रता त्रिज्या। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसी की त्रिज्या को गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। फिर आता है मुख्य अक्ष। ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली काल्पनिक रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। फिर आता है मुख्य फोकस। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। फिर है फोकस दूरी। तो ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसके आगे आएगा कि गोलीय दर्पण मतलब प्रतिबिंब बनने का नियम, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम। गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, तो दो दर्पण होते हैं हमारे पास, एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो ये सारे चीजें हम अगले क्लास में करेंगे। धन्यवाद।